नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो झारखंड दरोगा के जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को पता है कि 2025 में आपको जेएसएससी एसआई की वैकेंसी देखने को मिलेगी। लेकिन फिर से जेएसएससी सीजीएल की तरह आप गलती ना करें कि एकदम अपने आप को एक लिमिट, एक दायरे में बांध करके तैयारी करें कि अगर ये पेपर नहीं निकला तो फिर आपको अदर एग्जामिनेशन के लिए फिर आप सोचें। तो अपनी तैयारी को इस प्रकार से रखिए, एक अच्छे स्टैंडर्ड पे ले जा करके करिए कि आपका अदर एग्जामिनेशन भी पैरेलली समानांतर आप उसको तैयार कर सके। जैसे अगर आप दरोगा की बात कर ले तो आपको झारखंड में इसकी वैकेंसी मिलेगी, अभी बिहार दरोगा का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, और 2025 में सबसे इंपॉर्टेंट एक बड़ी वैकेंसी की तरह आपको रेलवे एसआई और कांस्टेबल की भी आएगी। अभी तो आई 2024 में, ठीक है, जिसका पेपर भी हो गया एसआई का, अभी कांस्टेबल का हुआ नहीं है, लेकिन अभी 2025 में फिर से इसकी कैलेंडर आ चुकी है। तो अपनी तैयारी ऐसा करिए कि अगर जेएसएससी एसआई नहीं हुआ तो बिहार दरोगा में होगा, और बिहार दरोगा नहीं हुआ तो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। अब इसमें अभी अगर आप देखेंगे तो सिमिलैरिटी क्या क्या चीजें हैं, तो देखिए सब कुछ सिमिलर है। इंडियन जीके आपको वही पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है। यहाँ बिहार में दरोगा में मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज बहुत कम होता है, लेकिन जीके का एक अच्छा स्टैंडर्ड होता है। तो देखिए जीके को आप किस स्टैंडर्ड पे तैयार करेंगे, बिहार दरोगा की स्टैंडर्ड पे तैयारी करेंगे, ठीक है ना। पीटी मेंस का यहाँ पेपर होगा। फिर मैथ्स और रीजनिंग आपको यहाँ पे 20 सवाल, यहाँ 20 सवाल, 40 सवाल, यहाँ 35 सवाल आपको मिलेगा आरपीएफ में। तो मैथ्स और रीजनिंग को आप किस लेवल पे तैयार करेंगे, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लेवल पे तैयार करेंगे। और साइंस भी आपको बिहार दरोगा में बहुत अच्छा आता है, तो साइंस भी आप बिहार दरोगा या रेलवे साइंस जो हम लोग करवाए हैं उस लेवल पे कर लेंगे। तो झारखंड का देखिए मैथ्स रीजनिंग हो जाएगा कवर आपका इस आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लेवल पे तैयारी करेंगे। तो जीके आप बिहार दरोगा के लेवल पे तैयार करेंगे तो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में 50 क्वेश्चन आएगा, ये भी हो जाएगा। झारखंड में 30 क्वेश्चन आएंगे, वो भी हो जाएंगे। अब झारखंड में स्पेशली आपको झारखंड जीके अलग से पढ़ना है और कंप्यूटर पढ़ना है। अब ये कंप्यूटर आपको बिहार दरोगा में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में पूछा जाएगा। समझ में आया? मतलब आपको क्या समझ में आया पहले ये बताइए। अभी इतना जो मैंने बातें बताई, इसका कहने का मतलब ये है कि आप किस स्टैंडर्ड में जाकर के खुद को सब्जेक्ट के अनुसार आप तैयार करेंगे, ये मैं आपको बताना चाहा हूं, ठीक है ना। तो अब इससे होगा क्या समझिए। देखिए बिहार का जो स्टैंडर्ड पूछा जाता है जीके का, ठीक है, जीके का और साइंस का, इसके स्तर पे आप चीजों को तैयार करिएगा। तो इसके स्तर पर इस लेवल पे तैयार करेंगे तो आपका झारखंड में 30 क्वेश्चन जीके और 20 क्वेश्चन साइंस, यानी 50 क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में जो मैथ्स एंड रीजनिंग पूछा जाता है, इसके सिलेबस को आप देखिए, सिलेबस अलग नहीं है। पहली बात तो ये यूट्यूब पे आके टीचर इस प्रकार से अलग अलग चीजें करके एक मिसगाइड करते हैं। तो देखिए इस लेवल पे अगर आप खुद को तैयार करते हैं मैथ्स और रीजनिंग को, किसके लेवल पे, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लेवल पे जाकर के, तो आपकी सारी चीजें चाहे बिहार में आए चाहे झारखंड एसआई में आए वो आपका रेडी हो जाएगा। तो 20 क्वेश्चन मैथ्स में, 20 क्वेश्चन रीजनिंग, यानी 40 क्वेश्चन आपका रेडी हो जाएगा। अब केवल अलग से आपको क्या करना होगा, झारखंड दरोगा के लिए एक आपको झारखंड जीके पढ़ना होगा और कंप्यूटर पढ़ना है। हालांकि ये कंप्यूटर आपका इस एग्जामिनेशन में भी पूछा जाएगा। तो कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन, झारखंड जीके से 40 क्वेश्चन। तो हम लोग आपको इसी लेवल पे तैयार कर रहे हैं। जो आपका जीके हम लोग पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, एकदम अप टू द बीपीएससी जेपीएससी लेवल पे। देखिए साइंस तो बीपीएससी जेपीएससी लेवल जा रहे हैं, लेकिन जीके बिहार दरोगा तक ही है। और बिहार दरोगा का कर रहे हैं, यानी कि झारखंड दरोगा आराम से होगा, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल आराम से होगा। मैथ्स रीजनिंग लक्ष्मण सर आरपीएफ एसआई कांस्टेबल रेलवे के लेवल पे करवा रहे हैं, बिहार दरोगा झारखंड दरोगा आराम से कर पाएंगे। झारखंड जीके अगर आप देखेंगे तो यहाँ गांधी सर खुद जेपीएससी क्वालिफाइड 3 टाइम्स मेंस, तो वो पढ़ा रहे हैं, आप उनका कंटेंट देखेंगे। कंप्यूटर हमने जेएसएससी सीजीएल में भी पढ़ाया है, इस बार फिर से पढ़ाएंगे, और आज आप एज ए डेमो भी देख सकते हैं कि क्या स्टैंडर्ड है, क्या कंटेंट है। तो इससे होगा क्या कि आपका चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे रेलवे, तीनों एग्जामिनेशन एक साथ तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज, तो जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा एप्लीकेशन फोकस स्टडी विद अभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये नंबर है, अगर कोई भी चीजें हमसे पूछनी है तो भी पूछ सकते हैं।
अब दरोगा में बात किया जाए तो 20 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे जाएंगे। सिलेबस आपको टोटल 11 टॉपिक पढ़ने हैं। क्या क्या है पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। एक है आपका कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, सबसे पहले पढ़ेंगे। देन मेमोरी यूनिट्स, कोडिंग सिस्टम पढ़ेंगे। हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और देखिए यहां से अगर यहां तक देखा जाए 1 से 7, इसको हम लोग एक अलग नाम से जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं बेसिक कंप्यूटर। और ये बेसिक कंप्यूटर आपका एनटीपीसी में पूछा जाता है और आरपीएफ एसआई कांस्टेबल और जेएसएससी सीजीएल में तो हम लोग पढ़ लेंगे, तो ये कवर हो जाएगा। यहाँ एक और टॉपिक मिसिंग है नेटवर्किंग का, ठीक है ना, नेटवर्किंग भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे, तो टोटल 12 टॉपिक पढ़ेंगे। तो इंटरनेट सिक्योरिटी, एमएस ऑफिस में वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल, जितना जेएसएससी सीजीएल, जेएसएससी दरोगा, एक्साइज कांस्टेबल का जो डिमांड है वो हम लोग कर लेंगे। मिसलेनियस पार्ट और नेटवर्किंग, ये हम लोगों का सिलेबस होगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर को। तो चलिए यहां से चीजों को स्टार्ट करते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हम लोग पढ़ेंगे एकदम कंप्यूटर को समझ करके, और एक सिंगल लाइन आपको कहीं भी चीजें लिखनी नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। बस आपको क्लास में हर एक चीज को, हर एक टर्म को समझते चलना है, क्योंकि नोट्स ही देखिए मैं आपको बना करके दे रहा हूं इस प्रकार से कि आपको लिखने की कोई भी चीजें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हर एक चीज आपको लिख करके दिया जाएगा, तो ये एप्लीकेशन में अपलोड होते भी चला जाएगा। चलिए बात करते हैं। देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। देखिए आज की समय में, अब देखिए अब आप पढ़ेंगे हम लोग एक चैप्टर का, भी मैंने नाम भी बताया है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, है ना, ये रहा 4th नंबर में। तो ये एक चैप्टर पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में देखेंगे कंप्यूटर के बहुत सारे प्रकार है, जैसे कि एक कंप्यूटर देखेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग डिजिटल कंप्यूटर की बात करेंगे। इसके बाद एनालॉग कंप्यूटर की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर की बात करेंगे, मतलब बहुत सारे कंप्यूटर है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सुपर कंप्यूटर देखेंगे। लेकिन अभी जो आज के समय में जो आप कंप्यूटर जो यूज कर रहे हैं वो कौन सा कंप्यूटर, या हम उसे क्या कहते हैं, डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। तो थोड़ा सा डिजिटल कंप्यूटर का कंसेप्ट से हम लोग चीजों को स्टार्ट करेंगे आज का क्लास, क्योंकि बेसिक से हम लोग चीजें एकदम उठाएंगे। तो यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या समझना चाह रहे हैं सर, हम लोग समझना चाह रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। यानी ये एक कंप्यूटर का प्रकार है जो आज के समय में जो हम लोग यूज कर रहे हैं, जिस कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, डिजिटल कंप्यूटर कर रहे हैं, ठीक है। अब ये डिजिटल कंप्यूटर है क्या, इसको आइए मैं पहले नोट्स में आपको दिखाऊं यहाँ पे क्या लिखा गया है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए जब आप नोट्स को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे लिखा गया डिजिटल कंप्यूटर के बारे। आज के समय हम जो कंप्यूटर का जो इस्तेमाल कर रहे हैं या जो यूज कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। ये डिजिटल कंप्यूटर का मतलब समझिए, ठीक है ना। एक्चुअली मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि ये डिजिटल कंप्यूटर मतलब क्या। तो डिजिटल कंप्यूटर के बाद मैंने अगला जो लाइन लिखा है, मैंने क्या लिखा है कि ऐसा कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि डिजिटल कंप्यूटर वो एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है जो बाइनरी के कंसेप्ट पर काम करता है। अब आया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये बाइनरी होता क्या। यहां से एकदम कोर्स स्टार्ट है, आपका कंसेप्ट स्टार्ट है, क्वेश्चन यहीं से बनना स्टार्ट हो जाएगा अब आपका। सबसे पहले समझते हैं कि ये बाइनरी का कंसेप्ट क्या है। तो अभी आपको समझ में आया, मैंने ये बताया कि जो आपकी डिजिटल कंप्यूटर है, ये डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम किस पे काम करती है, किस कंसेप्ट पे, तो बाइनरी के कंसेप्ट पे काम करती है। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले एक फिगर को हम लोग देख रहे हैं, इस फिगर को, इस फिगर में कुछ चीजें हैं और यहां से एक सवाल आपका एग्जाम में पूछा गया है अभी एसएससी में, वो पहले हम लोग कवर करते हैं। देखिए अभी ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, उसके बाद ये क्या है, ये बक्सा, इसके बाद ये क्या है और ये क्या है, एक एक करके नाम लिखते हैं। ये क्या हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया, है ना। ये क्या हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया। ये क्या हो गया, आपका माउस हो गया। इसे हम क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं। बिल्कुल नहीं, ये गलत है, सीपीयू इसे नहीं कहा जाता। इसे क्या कहा जाता है, इस पे हम लोग बात करेंगे। और अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान से सुनिए। यहीं से क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, देखिए ये आपका जो बक्सा है, इसको आप मेन स्विच से कनेक्ट करेंगे, इसको ऑन करेंगे तो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल आएगा, ठीक है। तो फिर आपका कंप्यूटर ऑन होगा। तो कंप्यूटर ऑन होते हुए यहाँ पे जो स्क्रीन दिख रहा है, इस कंप्यूटर ऑन होते हुए जो पहला स्क्रीन जो दिखता है उसे हम क्या कहते हैं, ये आपका पूछा गया है। तो याद रखिएगा तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन मिलेगा। तो कंप्यूटर ऑन करते हुए जो पहला स्क्रीन आपको देखने को मिलता है उसे हम या तो डेस्कटॉप का नाम देते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, या फिर हम उसको क्या कहते हैं, मॉनिटर कहते हैं। और जो आपका ऑप्शन दिया हुआ था उसको बोलते हैं VDU, यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट। फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। यानी कि जैसे ही आपने कंप्यूटर को ऑन किया,
ठीक है ना। आपने जैसे ही कंप्यूटर को ऑन किया, ऑन करते हुए जो आपको स्क्रीन सबसे पहले दिखाई पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं सर, विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं, या मॉनिटर कहते हैं, या फिर डेस्कटॉप का नाम देते हैं। पहला सवाल क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताइए। हो गया, यानी कि कंप्यूटर को ऑन करते हुए जो फर्स्ट विजिबल जो स्क्रीन दिखाई पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, वीडीयू यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया, ये आपका माउस हो गया। लेकिन यहाँ पे जो आपको ये बक्सा दिखाई पड़ रहा है, इस बक्से से आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना होगा। देखिए, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम सिस्टम यूनिट का भी नाम देते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। या फिर हम इसे कैबिनेट यूनिट का भी नाम देते हैं। और जो आपका सवाल पूछा गया था, इसे हम टावर भी कहते हैं। समझिएगा, देखिए अभी अगर इस सिस्टम यूनिट की बात, इसे सीपीयू नहीं कहा जाता है, समझिएगा, सिस्टम यूनिट या फिर इसे कैबिनेट यूनिट या फिर इसे टावर कहते हैं। तो अब ये भी याद रखिएगा कि इसके अंदर जो है 3 हार्डवेयर, सबसे इंपॉर्टेंट हार्डवेयर के बारे में आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। इसमें 3 चीजें लगी होती है। एक हो गया आपका मदरबोर्ड, ठीक है, एक हो गया आपका मदरबोर्ड, नेक्स्ट ये हो गया आपका हार्ड डिस्क, और एक हो गया आपका एसएमपीएस। अब एक वर्ड मैंने बोला है हार्डवेयर, तो सबसे पहले समझिए कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसको समझिएगा। हार्डवेयर यानी थेड भाषा, एकदम सिंपल सा भाषा में समझिए कि जिसको आप छू सकते हैं वो हो गया हार्डवेयर, जिसको आप छू नहीं सकते हैं वो हो गया आपका सॉफ्टवेयर। जैसे इसका एग्जांपल माउस, तो आप माउस को छू सकते हैं तो हार्डवेयर हो गया। कीबोर्ड, तो कीबोर्ड भी क्या हो गया, आपका हार्डवेयर है। लेकिन याद रखिए, वर्चुअल कीबोर्ड एक होता है जो आपका सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल आएगा। जैसे कि आप जब ऑनलाइन एग्जामिनेशन देते हैं सीबीटी मोड में, तो वहां आपको कीबोर्ड यूज करने नहीं मिलता है और यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना होता है। तो आप कैसे डालते हैं, केवल माउस को यूज करके यहाँ पे एक वर्चुअल कीबोर्ड एक्टिवेट कर दिया जाता है। तो आप इसको छूते नहीं है, लेकिन इस कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो एक सॉफ्टवेयर ही है। या आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है, एमएस वर्ड हो गया, एमएस ऑफिस है, कोई एप्लीकेशन है जिसको आप छू नहीं सकते लेकिन उसका इस्तेमाल कर रहे, तो वो एक हो गया आपका सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर क्या हो गया, जिसको आप छू सकते हैं वो हो गया आपका हार्डवेयर, और जिसको आप छू नहीं सक रहे हैं वो हो गया आपका सॉफ्टवेयर। अभी बस इतना ही समझिए, क्योंकि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हम लोग को पूरा चैप्टर ही पढ़ना है। तो 3 आपको यहाँ इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया है। एक हो गया आपका मदरबोर्ड, एक हो गया हार्ड डिस्क, और एक हो गया एसएमपीएस। अब इसी मदरबोर्ड की अगर बात कर ली जाए तो इसमें ही आपको लगा हुआ होता है सीपीयू, रैम लगा होता है, रोम लगा होता है, आपको सीमोस बैटरी लगी होती है। जैसे कि मैं आपको मदरबोर्ड का एक फिगर दिखाता हूं, ठीक है, ये है आपका मदरबोर्ड का फिगर। इसमें बहुत सारी चीजें, देखिए यहाँ पे सॉकेट है सीपीयू की, यहाँ पे लगता है आपका सीपीयू। देखिए ये है आपका सीपीयू, समझे, ये है आपका सीपीयू, ना कि आप जो बोलचाल की भाषा में इसे ही कह देते हैं सीपीयू। ये सीपीयू नहीं है भाई। सीपीयू क्या है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ एक सॉकेट है, ये सॉकेट है, सीपीयू सॉकेट कहते हैं। देखिए यहाँ पे भी अगर आप नाम देखेंगे तो लिखा हुआ सीपीयू सॉकेट। इस सीपीयू सॉकेट में यहाँ पे लगाया जाता है आपका सीपीयू। फिर आप यहाँ देखेंगे रैम रोम लगाया जाता है। इस प्रकार से ये पूरा मदरबोर्ड है, और ये सारी चीजें क्या, एक हार्डवेयर कंपोनेंट लगी हुई है। हार्डवेयर कंपोनेंट मतलब जिसको आप छू सकते हैं। ये पूरा अभी हम लोग पढ़ेंगे, ये सब क्या क्या है मदरबोर्ड में, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि जो सिस्टम यूनिट है या जो कैबिनेट यूनिट है, हम एक और नाम जानते हैं, टावर। टावर, अब ये आपका एग्जाम में पूछा गया था, टिक करना था आपको टावर। अब देखिए क्या है, जैसे आपके घर के आसपास कॉलोनी में एक टावर लगे होंगे, ठीक है, जैसे कि मान के चलते हैं जियो का टावर लगा होगा। तो जितने भी फोन या आपके मोबाइल में अगर जियो का सिम है, तो ये सारे के सारे फोन क्या है, इससे कनेक्ट होंगे। ये सारे के सारे फोन क्या है, इससे कनेक्ट होंगे, है ना, एक सर्टेन रेंज में। उसी प्रकार आप यहाँ जब देखेंगे तो इस जो आपको जो दिख रहा है, ये सिस्टम यूनिट या जो कैबिनेट यूनिट है, ये देखेंगे तो ये आपका कनेक्ट है इसी सिस्टम यूनिट से। आपका ये जो कीबोर्ड दिख रहा है, ये कीबोर्ड भी देखिए इसी से आके कनेक्ट है, ये माउस भी इसी में आके कनेक्ट है। उसके बाद आप यहाँ पे कोई पेन ड्राइव लगा रहे हैं, तो ये कहाँ आके सारा का सारा किससे कनेक्ट हो रहा है, तो इसी सिस्टम यूनिट या कैबिनेट यूनिट से। इसलिए हम इसको क्या नाम दे देते हैं, टावर का भी नाम देते हैं। ये पूछा गया सवाल आपका। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं, ये बताइएगा। चलिए, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई है। अब एक बात बताइए कि आप अब यहाँ पे जो आपका हार्ड डिस्क दिख रहा है, ये हार्ड डिस्क पढ़ेंगे, एसएमपीएस पढ़ेंगे, मदरबोर्ड पूरा पढ़ेंगे। देखिए मदरबोर्ड पढ़ने का मतलब क्या आप समझ में आ रहा है, देखिए जैसे कि यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, एसएमपीएस के बारे पूरा पढ़ेंगे, फिर मदरबोर्ड में सारी चीजें एक एक करके, जिसमें आपका सीपीयू पढ़ेंगे, रैम पढ़ेंगे, रोम पढ़ेंगे, ये सारी चीजें एक एक करके, इसके पूरे सीपीयू का एक एक पार्ट करके हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आज तो ये हो ही नहीं पाएगा, आज तो हम लोग बहुत बेसिक से चीजों को स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि जो कंप्यूटर नहीं भी कभी पढ़े उनको हर एक चीज समझ में आए। हाँ,
तो अभी जैसे कि आपका इस कंप्यूटर में क्या है, कोई एक पीडीएफ फाइल होगा, है ना, कोई एक पीडीएफ फाइल है, जैसे हमारी कंप्यूटर का पीडीएफ फाइल है, तो आपको ओपन करना है इस स्क्रीन में। तो आप क्या करेंगे, कमांड देंगे, माउस में जाकर के उस फोल्डर पे क्लिक करेंगे, है ना। तो आप कमांड दिए, तो आपने जो कमांड दिया है उस कमांड को ये कंप्यूटर कैसे समझेगा, कहना हम क्या चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं कि जैसे दो व्यक्ति हैं, हम और आप, तो हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। यानी कम्युनिकेट कैसे करते हैं, भाषा एक दूसरे के साथ इस्तेमाल करते हैं, लैंग्वेज यूज करते हैं, है ना। तो या तो आप इंग्लिश में बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं, या कोई भी देसी भाषा के थ्रू हम लोग एक दूसरे से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। लेकिन कंप्यूटर हमारी और आपकी भाषा तो ना तो हिंदी इंग्लिश अंग्रेजी से कुछ समझ में आती है, तो इसे कौन सी भाषा समझ में आती है, अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। एकदम समझिएगा अच्छे से। अभी मैंने आपको क्या बताया था, इसको यहां से थोड़ा सा स्पेस क्लीन कर लिया जाए। चलिए भाई, अभी मैंने आपको ये बताया है कि देखिए ये आपका मेन स्विच है, ठीक है, ये क्या है, आपका मेन स्विच है। अब यहां से खेल स्टार्ट हो रहा है। मेन स्विच को आपने जैसे ही ऑन किया तो यहां से क्या आया, इलेक्ट्रिक आया इस कैबिनेट बॉक्स में, यानी कैबिनेट यूनिट में क्या आया, करंट आया, यानी जिसको आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी क्या आप कोई कार्य कर पाइएगा, नहीं कर पाएंगे भाई, ठीक है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी क्या आपका कंप्यूटर चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। तो यहां से आ गया आपका इलेक्ट्रिसिटी। तो अब समझिएगा, अब आप जो भी कमांड दिए हैं कोई भी पीडीएफ फाइल को ओपन करने के लिए, तो कंप्यूटर जो है आपकी, वो कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझती है, तो उस कंप्यूटर जो है आपकी, यानी ये जो डिजिटल कंप्यूटर है जिस भाषा को समझती है उसको हम लोग कहते हैं मशीनी लैंग्वेज, ठीक है ना, मशीन लैंग्वेज, उसको हम क्या कहते हैं, मशीन लैंग्वेज। अब इस मशीन लैंग्वेज यानी इस मशीनी भाषा में क्या होता है, कोडिंग होता है। कई तरह के कोडिंग होते हैं, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि इसमें जो आपकी जो कंप्यूटर कौन सी भाषा समझ रही है, मशीन लैंग्वेज को समझ रही है। अब मशीन लैंग्वेज में क्या होता है, कोडिंग होता है, यानी कि कोडिंग के थ्रू कंप्यूटर क्या करता है, एक दूसरे से बात करता है। एक दूसरे से किससे किससे, जैसे कि आपने जैसे कि कोई पीडीएफ को ओपन किया, तो देखिए कोई भी फाइल, हर एक चीज कहाँ आपका स्टोर होता है, तो इस हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, ठीक है ना, इस हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। तो सबसे पहले कमांड हार्ड डिस्क के पास जाएगा, इस हार्डवेयर के पास जाएगा। अब इस हार्डवेयर के बाद फिर आपके रैम के पास जाएगा, रोम के पास जाएगा, देन आपका फिर आपका इस मॉनिटर के पास आएगा, ठीक है ना, सॉरी सीपीयू के पास जाएगा, फिर उसको प्रोसेसिंग करेगा, फिर उसको आउटपुट देगा, ये सारी चीजें चलेगी। तो एक हार्डवेयर दूसरे हार्डवेयर को क्या कर रहा है, कमांड दे रहा है। तो ये जो कमांड देगा तो एक भाषा होना चाहिए वहां पे, तो वो कौन सा भाषा होता है, मशीनी लैंग्वेज, कोडिंग के थ्रू। तो ये कोडिंग तीन प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक होता है मशीनिंग कोडिंग, ठीक है ना, एक होता है आपका ऑब्जेक्ट कोडिंग, और एक होता है आपका बाइनरी कोडिंग, ठीक है, एक होता है आपका बाइनरी कोडिंग। तो अब हम लोग समझते हैं बाइनरी कोडिंग के बारे में। इसी के थ्रू आपकी जो मशीन है या कंप्यूटर है जो एक दूसरे को क्या करती है, कम्युनिकेट करती है, एक हार्डवेयर दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती है, उसको हमने क्या बोला, बाइनरी कोड। अब इसको समझिए कि बाइनरी कोड होता क्या, ठीक है ना, बाइनरी कोड होता क्या है। अब यहाँ पे एक वर्ड आपको आ रहा है बाई, मतलब कि बाई मतलब क्या होता है, दो, यानी कि टू। इसका मतलब यह है जैसे कि आप मैथ्स में अगर आपको नंबर को लिखना होता है तो आप कितने प्रकार से लिखते हैं, 10 तरीके से लिखते हैं। इसलिए तो आप कोई भी चीज को 10 के पावर 5 लिखते हैं, 10 टू द पावर 2 लिखते हैं, 10 टू द पावर 3 लिखते हैं, 10 टू द पावर 9 लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास 10 संख्या हैं। कौन कौन से हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये नहीं होगा ना भाई, 1 0 तो भाई 10 हो गया ना, तो हमने इसका इस्तेमाल कर लिया 1 का और 0 का इस्तेमाल करके, तो ये हो गया 9 और ये हो गया 10। यानी 10 तरीके से हम क्या करते हैं, मैथ्स में कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर में हम लोग 2 तरीके से ही इस्तेमाल करते हैं। 2 तरीका कौन होता है, एक होता है 0 और एक होता है 1। अब ये 0 और 1 के कंसेप्ट को समझिएगा। देखिए यहां से आपने जो इलेक्ट्रिसिटी दिया है तो यहां से क्या आया, करंट आया है। अब ये करंट आ रहा है, यानी कि करंट का अगर बात की जाए, मैंने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ाया है, यानी कि क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज आएगा। वोल्टेज ही क्या करेगा, इस करंट को धक्का देने का काम करेगा। तो वोल्टेज में भी हम लोग 2 चीज पढ़ते हैं, एक होता है आपका लो वोल्टेज और एक होता है आपका हाई वोल्टेज। लो वोल्टेज को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, हाई वोल्टेज को हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ये कि जो 0 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लो वोल्टेज को, 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाई वोल्टेज को। तो इसकी को हम लोग 1 बीट कहते हैं और इसको भी हम लोग 1 बीट कहते हैं। यानी 1 बीट इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, 0 और 1। बाकी एमबी, बाइट, किलो बाइट, ये सारी चीजें हम लोग मेमोरी यूनिट में पढ़ेंगे। अभी समझिए कि जो कंप्यूटर है आपकी, जो भाषा समझ रही है, कौन सी भाषा, बाइनरी कोडिंग को। बाइनरी कोडिंग मतलब यहाँ पे जो भी चीजें हो रही है,
तो इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू जो भी इलेक्ट्रिक आ रही है, यानी यहाँ पे वोल्टेज का कंसेप्ट मैंने बता दिया, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज का। तो अब समझिएगा जो इलेक्ट्रिक सिग्नल आ रही है ना, जो आपकी इलेक्ट्रिक सिग्नल आ रही है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, क्या हम और आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। ये जो आपका सिग्नल है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जाएगी और ये आगे क्या करेगी? प्रोसेस करेगी। तो ये जो प्रोसेस हो रही है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जो जा रही है, किस फॉर्म में जा रही है? तो इस बाइनरी कोड के फॉर्म में जा रही है। जैसे अगर यहां मैं लिखूं 0 1 0 1 0 0 0 0, इसका मतलब क्या है? ये हो गया आपका लो, ये हो गया आपका हाई, ये हो गया आपका लो, ये हो गया आपका हाई, ये हो गया लो, ये हो गया आपका हाई, ये हो गया लो, ये हो गया लो, ये हो गया आपका हाई। इसका मतलब यही है। तो ये कोडिंग कर लेता है आपका कंप्यूटर इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में। ठीक है, अभी हम आपको मदरबोर्ड में आएंगे तब आपको समझाएंगे कि यही सिग्नल एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के पास, यानी माउस से आपके मॉनिटर के पास जा रहा है, ये जो सिग्नल ये किस फॉर्म में जा रहा है? इसी बाइनरी कोडिंग के थ्रू जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में जा रहा होता है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कैसे जाएगा? तो भाई ऐसे समझिए, जैसे कि आपके पास ये बस है, तो इस बस में हम और आप बैठे हैं, तो ये बस लेके जा रहा है, तो कंप्यूटर में ये सिग्नल जो जा रहा है बाइनरी कोड के फॉर्म में कैसे जा रहा है? तो वायर लगे होते हैं, है ना भाई, मॉनिटर से आप देखते होंगे वायर होगा। अब जैसे ब्लूटूथ आ गया तो वो क्या गया? ब्लूटूथ के माध्यम से ट्रांसफर हो रहा है डाटा, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में। ठीक है, ये आपका बाइनरी कोडिंग के फॉर्म में क्या हो रहा है? एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। यानी कि अभी आप समझ लिए कि कंप्यूटर कैसे भाषा को समझता है, मशीनी लैंग्वेज को समझता है। बाइनरी कोडिंग जिसको हम लोग कहते हैं, बाई मतलब 0 और 1 दो होगा, जिसको हम लोग 1 बिट कहते हैं। 1 बिट मतलब 0 और 1। बताइए यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं आई, ये बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जो क्या करता है? बाइनरी कंसेप्ट पे काम करता है। बाइनरी के कंसेप्ट में आपने समझ में आ गया कि मशीनी लैंग्वेज जो क्या होता है? कोडिंग होता है, बाइनरी कोडिंग होता है। 0 और 1, लो वोल्टेज, और ये हो गया हाई वोल्टेज, 1 बिट जिसको हम लोग कहते हैं। अब आपकी जो डिजिटल क्लास, अब हम लोग उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है ना। चलिए क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर हम लोग वहां पे आएंगे, मदरबोर्ड वगैरह देखेंगे। देखिए जो डिजिटल कंप्यूटर है हम लोग इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। इसका जो आधार है क्लासिफिकेशन का, एक तो साइज के आधार पर और एक उसके फंक्शन के आधार पर। मतलब कि एक व्यक्ति है, इसका हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, एक इसके पढ़ाई के आधार पे और इसका एक नेचर। पढ़ाई या तो अच्छा हो सकता है या मॉडरेट हो सकता है या खराब हो सकता है। नेचर इसका काइंड हो सकता है या काफी ज्यादा खड़ूस हो सकता है ना। इस प्रकार से एक व्यक्ति का हमने क्लासिफाई कर दिया है दो आधार पे। उसी प्रकार जो डिजिटल कंप्यूटर है इसको भी हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं। एक आधार है आपका साइज और एक आधार है आपका फंक्शन। तो एक एक करके हम लोग सबसे पढ़ेंगे। तो साइज के आधार पे सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। अब इस माइक्रो कंप्यूटर से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। सुपर कंप्यूटर से अभी आपका लेटेस्ट जेएसएससी में पूछा है। सर्वर कंप्यूटर में यहां से आपका क्वेश्चन पूछा है इस बार जेएसएससी में। और फंक्शन के आधार पर बोला जाए तो सर्वर कंप्यूटर, वर्क स्टेशन कंप्यूटर, एम्बेडेड सिस्टम। अब ये है क्या, इसको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका माइक्रो कंप्यूटर से। माइक्रो कंप्यूटर क्या है? ठीक है, देखिए माइक्रो कंप्यूटर कहने का मतलब है कि जो आप आज जैसे कि लैपटॉप यूज कर रहे होंगे, टैबलेट यूज कर रहे होते हैं, उसको ही हम लोग कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, किसका कहते हैं? अब इसका एग्जांपल से आपका क्वेश्चन पूछा गया था, स्मार्टफोन दे दिया गया था। अब एक बात बताइए कि स्मार्टफोन क्या कंप्यूटर का एग्जांपल है? हाँ, कंप्यूटर में भी किसका एग्जांपल है? तो माइक्रो कंप्यूटर का। क्यों? देखिए कंप्यूटर में जैसे कि आप कोई पीडीएफ ओपन कर सकते हैं, एमएस वर्ड आप यूज कर सकते हैं, पीपीटी यूज कर सकते हैं, क्या कंप्यूटर आप मोबाइल में नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो मोबाइल भी एक कंप्यूटर है, बट कौन सा कंप्यूटर का एग्जांपल आएगा? माइक्रो कंप्यूटर का। ये पूछा गया। साइंटिफिक कंप्यूटर, जब आप इंजीनियरिंग कर रहे होंगे तो वहां पे साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। नोटबुक या लैपटॉप, अब एक बात याद रखिएगा, जो आपका लैपटॉप है या फिर जो नोटबुक है, दोनों एक ही चीज है। बस क्या है, इसका लैपटॉप आप कॉमर्शियली रूप में भी यूज करते हैं, नोटबुक को एक स्टूडेंट के पर्पज से बनाया गया है। लैपटॉप का हर एक फंक्शन आपके नोटबुक में डाल दिया गया। देखिए ये सब पूछा है आपका स्टेट में। लैपटॉप को हम और क्या कह सकते हैं? तो नोटबुक कह सकते हैं, ना कि माइक्रो कंप्यूटर कहिएगा। ये माइक्रो कंप्यूटर का एक एग्जांपल होगा। ठीक है, ऑप्शन में नोटबुक भी था, इसलिए नोटबुक उसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट डेस्कटॉप और जो कंप्यूटर, ये सारे क्या है? आपके माइक्रो कंप्यूटर का एग्जांपल है। टैबलेट, जिसमें अभी ये क्लास चल रही है, टैबलेट है, तो टैबलेट भी क्या है? एक आपका माइक्रो कंप्यूटर है। अब बात करते हैं मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर क्या है? जस्ट जो आपका माइक्रो कंप्यूटर है उससे थोड़े से बड़े आकार के, ठीक है ना। मिनी कंप्यूटर जो होता है आपका साइज में थोड़े छोटे होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं, मतलब जैसे कि लैपटॉप जो आपका कंप्यूटर है इस साइज से लेकिन बड़ा होगा।
देखिए समझिए, ये साइज में छोटा होगा, लेकिन जो माइक्रो कंप्यूटर है इससे क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन ये काफी ज्यादा कॉस्टली होता है। समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए। दो चीज क्लियर हो गया। एक हो गया आपका माइक्रो कंप्यूटर, समझ में आया। माइक्रो कंप्यूटर जो आप अभी लैपटॉप या टैबलेट जो यूज कर रहे हो गया आपका माइक्रो कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होगा, माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा सा बड़ा साइज में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये काफी महंगा होता है, और ये छोटा ही है, लेकिन आप जो लैपटॉप डेस्कटॉप उससे थोड़ा बड़ा होगा। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है ये समझिए। देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर आपको कब समझ में आएगा, जब हम पढ़ लेंगे सर्वर कंप्यूटर, क्योंकि मेन फ्रेम कंप्यूटर का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज अ सर्वर कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो सर्वर कंप्यूटर क्या है वो आपको समझ में आएगा। अब पढ़ते हैं हम लोग सुपर कंप्यूटर के बारे में। सुपर कंप्यूटर क्या है, चलिए इसको अब हम लोग देखते हैं। देखिए सुपर कंप्यूटर है ना, क्या पढ़ना है अभी हमें, सुपर कंप्यूटर। यहां से क्वेश्चन आपको पूछेगा, करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछता है, और यहां से क्वेश्चन बनता भी है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर जेपीएससी वगैरह में भी पूछा गया है। आप यहां से, क्योंकि जब आप करंट अफेयर या फिर जो टेक्नोलॉजी आई हुई है इससे रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन बनता है। सुपर कंप्यूटर किसको बोलते हैं पहले वो समझिए, कि वो कॉम्प्लिकेटेड से कंप्लीटेड कैलकुलेशन जो आपका नॉर्मल माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर नहीं कर सकती है, वो कौन करता है, सुपर कंप्यूटर करता है, ठीक है। दुनिया की सबसे पावरफुल कंप्यूटर, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होती है सुपर कंप्यूटर। अब इसकी जो स्पीड होती है इसको हम लोग मेजरमेंट करते हैं, इसकी स्पीड को FLOPS से, ये पूछा गया सवाल है। ये पूछेगा आपसे जो सुपर कंप्यूटर है उसकी स्पीड किस में मापा जाता है, तो फ्लॉप्स में मापा जाता है। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ठीक है ना। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। मैंने क्या बताया सुपर कंप्यूटर के बारे में, सबसे पावरफुल और सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होती है, और इसकी स्पीड वो किसमें मेजरमेंट की जाती है, फ्लॉप्स में, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। अभी लेटेस्ट 2024 की बात की जाए तो इंडिया की सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है, एरावत है। क्या है, एरावत है। अब इसकी स्पीड आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इसकी स्पीड कितनी है, 8.5 टेरा, T4 टेरा फ्लॉप्स, FLOPS है, फ्लॉप्स है। क्लियर हुआ कि नहीं ये बताइएगा, टेरा फ्लॉप्स हो गया, ठीक है। अब अगर आपसे ये देखिए, हर साल चेंज हो सकता है, ये भी आपको याद रखना, तो ये आपको अपडेट करते रहना होगा हमेशा टू हमेशा, ये देखना होगा। अभी एरावत है तो जरूरी नहीं है कि अब 6 महीना के बाद एरावत ही आपके एग्जाम के टाइम में चेंज भी हो सकता है। तो अभी जब हम देख रहे हैं क्लास को, तो इस समय एरावत है जिसकी स्पीड 8.5 टेरा फ्लॉप्स है, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड है। लेकिन अगर वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए, पूरे वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है, अमेरिका की है, यूएसए की है, कौन है, फ्रंटियर, FRONTIR, फ्रंटियर है, जिसकी स्पीड याद रखना है। इसकी स्पीड कितनी है पता है, 1.102 एक्सा, याद रखिएगा, एक्सा फ्लॉप्स है, FLOPS फ्लॉप्स, एक्सा फ्लॉप्स है, ठीक है। कितना हो गया, फ्रंटियर है, कहाँ की है, अमेरिका की है, याद रखना है, यूएसए की है। फ्रंटियर सबसे वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, 1.102 एक्सा फ्लॉप्स, ठीक है। अभी एक और आप याद रखिएगा, जो लेटेस्ट करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अभी जो लेटेस्ट अभी लॉन्च किया गया है 3 सुपर कंप्यूटर, ठीक है ना, नाम इसको हम लोग सुपर कंप्यूटर में पढ़ेंगे, 3 परम रुद्र, ठीक है ना, ये नाम याद रखेगा, परम रुद्र, ठीक है। क्या नाम है, परम रुद्र। 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया गया, 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया गया है, जो इंडिया ने डेवलप किया है, इंडिजिनियसली अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो कौन है, परम रुद्र। 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर डेवलप किया गया है, क्या है वो आपका, भारत के द्वारा डेवलप किया गया, ठीक है। किसके द्वारा, भारत के द्वारा डेवलप किया गया है। दूसरा, ये 3 जगह डिप्लॉय किए जाएंगे, कहां कहां, एक तो दिल्ली में डिप्लॉय किए जाएंगे, पुणे में डिप्लॉय किए जाएंगे, और कोलकाता में डिप्लॉय किए जाएंगे। और इस पे कितना खर्च आया है, 130 करोड़ रुपए खर्च आए। ये सब याद रखिएगा, ये सब पॉइंट है करंट के लिए। हालांकि ये सब चीजें आप करंट अफेयर में पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ सुपर कंप्यूटर इसलिए सारी चीजें बता दे रहा हूं। अभी मोदी जी ने लॉन्च किया है, और अच्छा ये कौन से मिशन के तहत, ये भी याद रखिएगा, ये मिशन था सुपर कंप्यूटिंग मिशन, ठीक है ना। सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया है, भारत के द्वारा बनाया गया है, इंडिजिनियसली है। कहां कहां डिप्लॉय किया जाएगा, दिल्ली में, पुणे में, कोलकाता में। कितना खर्च हुआ है, 130 करोड़ रुपए। और कौन सी, किसने इसको तैयार किया है, सीडेक कंपनी, याद रखिएगा, सीडेक कंपनी। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, C4 हो गया, सेंटर फॉर डेवलप, D फॉर डेवलपमेंट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग।
क्लियर हुआ? क्या क्या पॉइंट आपको याद रखना है? देखिए सुपर कंप्यूटर के बारे में और भी चीजें हैं, मैं आपको करवाऊंगा जब क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे तब। अभी लेकिन समझिए, सुपर कंप्यूटर जो है सबसे पावरफुल शक्तिशाली कंप्यूटर माना जाता है। क्लाइमेट के लिए हम लोग यूज करते हैं, स्पेस में यूज करते हैं, डिफेंस में हम लोग इस सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। इसकी स्पीड को किसमें मेजरमेंट किया जाता है? फ्लॉप्स में, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। सबसे फास्टेस्ट जो अभी इंडिया की है एरावत है, जिसकी स्पीड 8.5 टेरा फ्लॉप्स है। वर्ल्ड का अगर पूछा जाए तो अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर, जिसकी स्पीड 1.102 एक्सा फ्लॉप्स है। अगर पूछा जाए अभी जो सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया है, इंडिजीनियसली भारत के द्वारा बनाया गया, दिल्ली में, पुणे में, कोलकाता में डिप्लॉय किए जाएंगे। कितना खर्च हुआ इसमें? 130 करोड़ रुपए। चलिए ये हो गया यहां तक खत्म। सुपर कंप्यूटर की सारी चीजें मैंने बता दी है और ये सारा फैक्ट आपका नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। सुपर कंप्यूटर का ये जितनी भी चीजें हमने बताई है ये आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के नोट्स में मिलेगा। ये अभी मैंने आपको बस बता दिया क्योंकि सुपर कंप्यूटर देख रहे हैं और अभी करंट अफेयर में ये सारी चीजें आपको पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए ये करंट अफेयर है भाई, अब ये आपके एग्जामिनेशन 1 साल के बाद चेंज भी हो सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन में। अगला जो है क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं फंक्शन के आधार पे। तो सबसे पहले है सुपर कंप्यूटर। अब ये सुपर कंप्यूटर क्या है इसको समझिएगा, ठीक है। सुपर कंप्यूटर, सर्वर कंप्यूटर, ठीक है। क्या है? सर्वर कंप्यूटर। चलिए सर्वर कंप्यूटर को समझते हैं, एक स्पेस ले लेते हैं हम लोग और देन फिर हम लोग समझेंगे सर्वर कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है। सर्वर कंप्यूटर, सर्वर SERVR, सर्वर कंप्यूटर। सर्वर कंप्यूटर का मतलब समझिएगा, सर्वर कंप्यूटर मतलब क्या है? जो सर्विस देता है, ठीक है ना, सर्विस देने वाला। जैसे कि मैं अगर क्लास ले रहा हूं, ठीक है, मैं अगर क्लास ले रहा हूं तो ये क्लास आपका यूट्यूब पर भी जा रहा है, फेसबुक पे भी जा रहा है लाइव, इंस्टाग्राम पे भी जा रहा है लाइव और टेलीग्राम पे भी जा रहा है लाइव और व्हाट्सअप पे भी जा रहा है लाइव। जस्ट एक एग्जाम्पल। तो यहाँ मैं बैठा हूँ यानी मैं सर्विस देने वाला, यानी कि मैं हो गया सर्वर कंप्यूटर। और यहाँ से यूट्यूब पे क्लास जा रहा है तो इसको बोलेंगे क्लाइंट, फेसबुक पे जा रहा है तो इसको बोलेंगे क्लाइंट, इंस्टाग्राम में जा रहा है तो इसको बोलेंगे क्लाइंट, टेलीग्राम में जा रहा है तो इसको क्लाइंट बोलेंगे, व्हाट्सअप में जा रहा है तो इसको बोलेंगे क्लाइंट। यानी ये क्या हो गया आपका क्लाइंट कंप्यूटर, ये 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 हो गया क्लाइंट कंप्यूटर। तो यहाँ पे आपका क्या हो सकता है? डेस्कटॉप भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, टैबलेट भी हो सकता है, कुछ भी, कहीं से भी बैठ के आप चीजों को देख सकते हैं। तो यहाँ से क्या जा रहा है? सर्विस, यानी क्या जा रहा है? डाटा जा रहा है, सर्विस जा रहा है, डाटा जा रहा है। यहाँ से क्या जा रहा है? डाटा। यानी कि जो सर्विस देने वाला है ऐसा कंप्यूटर, ठीक है ना, ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जो अपने से जुड़े, ठीक है ना, अपने से जुड़े कंप्यूटर सिस्टम को अपना सर्विस या डाटा क्या कर रहा होता है? प्रोवाइड करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? सर्वर कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? अब ये सर्वर कंप्यूटर क्या हो सकता है? आपका मिनी कंप्यूटर भी हो सकता है, समझिएगा, ठीक है, या फिर माइक्रो कंप्यूटर भी हो सकता है जो आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा, या फिर आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर भी हो सकता है। कैसे? देखिए माइक्रो कंप्यूटर जैसे ये आपका हो सकता है कि आपका डेस्कटॉप में बैठ करके आप क्लास ले रहे हैं, तो यहां से बैठ करके एक क्लाइंट जो देख रहा हो सकता है मोबाइल में देख रहा होगा, तो मोबाइल किसका एग्जांपल आ गया? माइक्रो कंप्यूटर का आ गया एग्जांपल, ठीक है। और यहाँ पे आप डेस्कटॉप से क्लास ले रहे हो तो डेस्कटॉप क्या है आपका? ये आपका डेस्कटॉप क्या? माइक्रो कंप्यूटर है। तो ये डेस्कटॉप से आप यहाँ पे एक और जाके एक बंदा कोई यूट्यूब पे देख रहा है, कोई आपका लैपटॉप में, तो ये डेस्कटॉप क्या हो गया? सर्वर कंप्यूटर हो गया। तो सर्वर कंप्यूटर क्या हो सकता है? मिनी कंप्यूटर भी हो सकता है, माइक्रो कंप्यूटर भी हो सकता है, या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर भी हो सकता है। मतलब ये कि जो सर्विस प्रोवाइड करेगा, जो उस सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जिससे कई सारे कंप्यूटर जुड़े होंगे, तो ये जो प्रोवाइड करने वाला जो होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे? सर्वर कंप्यूटर कहेंगे। समझ में आया? जो क्या देगा? डाटा प्रोवाइड करेगा या सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे मिनी कंप्यूटर भी हो सकता है, माइक्रो कंप्यूटर भी हो सकता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये तीनों में से किसी को भी आप क्या कह सकते हैं? सर्वर कंप्यूटर कह सकते हैं। समझ में आया? मैंने कहा था ना कि सर्वर कंप्यूटर जब पढ़ेंगे तब समझ में आपको आएगा। तो यहाँ पे यह सर्वर कंप्यूटर है, जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि ये है आपका सर्वर कंप्यूटर। अब यहाँ से एक क्लाइंट कंप्यूटर के पास जा रहा है डाटा, यहाँ पे जा रहा है डाटा, यहाँ जा रहा है डाटा, ठीक है। तो ये क्या है? आपका क्लाइंट कंप्यूटर हो गया, इसको हम कहते हैं क्लाइंट कंप्यूटर, जहां पे आप डाटा या सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये हो गया आपका सर्वर कंप्यूटर। अब ये सर्वर कंप्यूटर कुछ भी हो सकता है, मिनी कंप्यूटर हो सकता है, माइक्रो कंप्यूटर हो सकता है, या मेन फ्रेम कंप्यूटर, कुछ भी हो सकता है। जो डाटा या सर्विस प्रोवाइड करेगा जिससे कई सारे कंप्यूटर जुड़े होंगे उसको हम क्या कहेंगे? सर्वर कंप्यूटर। सर्वर कंप्यूटर क्लियर हो गया? समझ में आया? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका वर्क स्टेशन कंप्यूटर। देखिए वर्क स्टेशन कंप्यूटर का मतलब क्या है? ऐसा कंप्यूटर जिसकी क्षमता नॉर्मल कंप्यूटर से बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि आप मेट्रो में जब देखेंगे तो आपको राजीव चौक है ना,
तो वो राजीव चौक एक वर्क स्टेशन की तरह वहां पे काम करता है। मतलब कि जैसे कि वहां पे पूरा का पूरा डाटा एक जगह कलेक्ट किया जाता है, तो वहां पे जो कंप्यूटर है उसको हम क्या कहेंगे, वर्क स्टेशन कंप्यूटर कहेंगे। ठीक है, दिल्ली में जैसे राजीव चौक बना हुआ तो वो क्या है, मेट्रो वर्क स्टेशन है। पूरे मेट्रो वहां से जो है उसको क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो ये जो नॉर्मल कंप्यूटर जो होती है ना, नॉर्मल कंप्यूटर की जो कैपेसिटी होती है उससे कई ज्यादा अधिक कैपेसिटी इसकी होती है वर्क स्टेशन कंप्यूटर की। क्लियर है। अब बात करते हैं इम्बेडेड सिस्टम। देखिए इम्बेडेड मतलब होता क्या है, जो पहले से फिक्स होता है, बनाने के समय ही क्या कर दिया जाता है, फिक्स किया जाता है, बाद में आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, सब कुछ पहले से ही इंस्टॉल कर दिया जाता है। लेकिन आप कंप्यूटर में क्या है, आप पहले से इंस्टॉल तो करते हैं लेकिन बाद में आप उसमें क्या कर सकते हैं, रैम चेंज कर सकते हैं, है ना, रोम को चेंज कर सकते हैं, हार्ड डिस्क चेंज कर सकते हैं। लेकिन एम्बेडेड सिस्टम जो पहले मैन्युफैक्चरिंग के समय ही फिक्स करके बना दिया जाता है, इंस्टॉल कर दिया जाता है। जैसे वॉशिंग मशीन में क्या है, पहले से उसमें क्या किया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है, इतना स्पीड से ये रोटेट करेंगे, इतना टेम्परेचर है, एसी में इतना टेम्परेचर, तो क्या आप उसको बाद में इंक्रीज कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, नहीं, तो उसे हम कहते हैं एम्बेडेड सिस्टम। तो इस एम्बेडेड सिस्टम का एग्जांपल हो गया आपका वॉशिंग मशीन, फ्रीज हो गया, एसी हो गया, टीवी हो गया, जहां पहले मैन्युफैक्चरिंग के समय ही क्या कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। तो ये हो गया आपका पूरा क्लासिफिकेशन कंप्लीट। क्लासिफिकेशन अब आपको समझ में आ गया होगा, होप शो। चलिए अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये बेसिक चीज है और यहां से सवाल बन जाते हैं आपको, ठीक है। और इसमें अभी और भी बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर यहां से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, यहीं से चीजों को आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहां आते हैं अब हम लोग, यहां मैंने आपको क्या बताया, जो आपकी सिस्टम यूनिट है, जो कैबिनेट यूनिट है, जिसको हम लोग टावर का भी नाम देते हैं, और जो पहली स्क्रीन जो ऑन होते हुए जो दिखती है हम उसे क्या कहते हैं, वीडियो यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं। तो इस सिस्टम यूनिट, कैबिनेट यूनिट मैंने क्या बताया, एक होता है आपका मदरबोर्ड। चलिए मदरबोर्ड का फिगर आप पहले सबसे पहले देखिएगा, है ना, ये है आपको जो दिख रहा है, ये है आपका मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में आपको बहुत सारे फिगर दिखेंगे, ग्रीन कलर का आपको दिखेगा, ये सब जो है आपका मदरबोर्ड है, ठीक है। ये मदरबोर्ड है पूरा सा, ठीक है, ये सारे क्या है, मदरबोर्ड है, ये जो आपको दिख रहे हैं ये आपका मदरबोर्ड। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे बहुत सारे इस प्रकार से रूट आपको ट्रैक दिख रहे होंगे, है ना। अब ये ट्रैक क्या है ना भाई, समझिएगा, देखिएगा यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था बाइनरी कोडिंग के बारे, अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा। जैसे ध्यान से देखिए, ये क्या है, आपका एक सॉकेट है, यहाँ लगा हुआ है आपका सीपीयू, ठीक है, यहाँ क्या लगा हुआ है आपका सीपीयू लगा, यहाँ क्या लगा है, यहाँ सीपीयू लगा है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है सीपीयू, ठीक है, यहाँ नहीं दिखेगा, ये लगा हुआ सीपीयू, ठीक है, ये हो गया सीपीयू। अब यहाँ पे अगर आप एक और मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ लगा हुआ है आपका रैम, यहाँ आपका लगा हुआ रैम, तो ये एक हार्डवेयर है और ये आपका सीपीयू। तो अब यहाँ से यहाँ अगर डाटा को अगर ट्रांसफर करना है, ठीक है ना, तो यहाँ से डाटा कैसे ट्रांसफर होगा, तो बाइनरी कोडिंग के थ्रू ट्रांसफर होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, बहुत सारे जो ट्रैक बना हुआ, ये देखिए ट्रैक, यहीं से ये इलेक्ट्रिक सिग्नल पास होता है। तो यहाँ मदरबोर्ड में जो डाटा ट्रांसफर होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं पता है, इसको हम लोग बस का नाम देते हैं, इसको हम लोग बस का नाम कर देते हैं। जिस प्रकार से बस हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, इस हार्डवेयर से ये डाटा आया, यहाँ से आया आपका, देखिए ये चला जाएगा आपका, कोई और दूसरे हार्डवेयर के पास डाटा पहुंचा देगा, इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ से आया, ये आपका आएगा, यहाँ पे पहुंचा दिया डाटा। तो जो आपका सिग्नल, अच्छा ये जो डाटा ट्रांसफर हो रहा कौन से फॉर्म में, तो इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में डाटा ट्रांसफर होता है। ये भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, किस फॉर्म में, तो मदरबोर्ड में जो भी डाटा ट्रांसफर हो रहा है किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में। और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल किसके थ्रू जा रहा है, तो बस के थ्रू जा रहा है। अब आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब आप जो डाटा को ट्रांसफर कर रहे हैं माउस के थ्रू, तो ये भी क्या आपका एक बस है, लेकिन ये बस में कौन सा है, तो ये वायर है, समझिए। बस करता है क्या है, डाटा का ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। तो मदरबोर्ड में हम उसको बस कहते हैं, लेकिन ये देखिए तो मॉनिटर, आप ये बोल रहा हूँ, माउस में क्या वायर है, तो ये डाटा का ट्रांसफर कर रहे हो ना भाई, आप लेफ्ट या राइट क्लिक कर रहे हो तो कमांड कैसे जा रहा है, इस वायर के थ्रू जा रहा है। कीबोर्ड में भी ये क्या वायर, तो कीबोर्ड में देखेंगे तो ये भी क्या आपका बस है, लेकिन बस का ये कौन सा रूप है, वायर रूप के थ्रू जा रहा है, यहाँ डाटा का ट्रांसफर हो रहा है। क्या बताइए यहाँ समझ में आया कि नहीं आया, समझिएगा। देखिए जैसे कि यहाँ मैं एक मदरबोर्ड बना रहा हूँ, ठीक है, ये मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड में आपका एक होगा सीपीयू, ठीक है, बहुत सारी चीजें होगी, मैं बेसिक चीजें बता रहा हूँ। सीपीयू होगा, रैम लगा होगा, रोम लगा होगा, ये क्या है आपका एक हार्डवेयर है, ठीक है, सीमॉस बैटरी लगे होंगे, सीमॉस बैटरी होगा। तो ये सभी चीजें क्या है, एक हार्डवेयर है जिसको आप बाहर से लाएंगे और यहाँ लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पे बना हुआ, जैसे देखिएगा यहाँ पे स्लॉट बना हुआ, यहाँ लाएं और इसको डाल दिए, जैसे कि यहाँ पे लाएं ऊपर से डाल देंगे रैम को, ठीक है ना, ये देखिए स्लॉट बना, इसको ऊपर में लाके डाल दिए। यहाँ पे सीपीयू, अब मैं दिखाता हूँ किस प्रकार से, देखिएगा इस फिगर में देखिएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए ये जो आपको फिगर दिख रहा है, ये है आपका सीपीयू, ये है आपका सीपीयू, ये ऊपर वाला पार्ट है और इसके नीचे वाला पार्ट का आप ये सेक्शन देख पा रहे हैं।
तो ये सीपीयू क्या होता है, एक चिप होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है ना, एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। इसको आप लाएंगे और यहाँ पे ला करके ये जो सॉकेट दिख रहा है इसके ऊपर आप देखिए ये व्यक्ति इसमें यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो सॉकेट इसके अंदर इसको डाल रहा है, ठीक है। तो इस फिगर में जो आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे जो दिखेगा, यहाँ देखिए ये हो गया आपका सीपीयू और ये हो गया सॉकेट, सीपीयू सॉकेट है जैसे यहाँ पे नाम लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे लाके सीपीयू, देखिए ये सीपीयू एक सर्किट है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। जो सीपीयू समझिए, जो हम लोग इसको पूरा सीपीयू का ही नाम दे देते हैं, जो गलत है भाई। सीपीयू देख रहे हैं ना, मदरबोर्ड में लगाया जाता है और कहाँ लग रहा है आप देखिए सीपीयू सॉकेट में लगाया जा रहा है, ठीक है। तो इस सीपीयू से अगर यहाँ से कोई डाटा इस हार्डवेयर में जाना होगा तो कैसे जाएगा, यहाँ पे आपको मैंने बसेस दिखाए हैं। तो उसको पूछा जाता है एग्जाम में कि डाटा का जो ट्रांसफर होता है किस फॉर्म में, तो ये जो किस फॉर्म में जा रहा है, एक तो इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में जा रहा है, किसके थ्रू जा रहा है, तो बसेस के थ्रू जा रहा है। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसमें आपको मैंने यह दिखा दिया, ये हो गया आपका सीपीयू सॉकेट। अब इसमें हम लोग एक चीज और समझिएगा कि ये जो आपका मदरबोर्ड है, ठीक है ना, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। देखिए ये आपका क्या है, अभी मैंने आपको बताया ये मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड में मैंने क्या बताया, सीमोस बैटरी होंगे, रैम का स्लॉट होगा जहां रैम लगाएंगे, रोम लगाएंगे, ठीक है, और सीपीयू लगा हुआ रहेगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं। उसी प्रकार आप मोबाइल फोन को भी जब खोलेंगे ना तो उसके अंदर भी इस प्रकार का ग्रीन कलर का, मेन इसका कलर ग्रीन मिलेगा। कंप्यूटर में ग्रीन मिल सकता है, ब्लैक मिल सकता है और ब्लू मिल सकता है, ठीक है ना। जब हाई फाई काफी ज्यादा एडवांस कंप्यूटर लेंगे ना तो उसका मदरबोर्ड का कलर ब्लैक या ब्लू मिलेगा, लेकिन नॉर्मली ग्रीन मिलता है। तो कंप्यूटर मोबाइल के अंदर भी आपको इस प्रकार का ग्रीन कलर का एक मदरबोर्ड मिलेगा। वॉशिंग मशीन खोलेंगे तो वहां पे भी ग्रीन कलर का मदरबोर्ड मिलता है। तो ये जो मदरबोर्ड है इसमें क्या अंतर है, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं पीसीबी। यानी पीसीबी का मतलब समझिए, इसका फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, है ना, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इसको कहते हैं, या फिर हम इसको ऑन बोर्ड का भी नाम देते हैं। अब ये समझिए इसका डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है पीसीबी या और ये जो मदरबोर्ड है, इसके बीच का डिफरेंस समझिए, दोनों है वही ग्रीन कलर का ही दिखेगा, सेम फंक्शन है, लेकिन इसमें क्या है ना आपका, इसमें आपको चिप लगा हुआ रहता है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप लगा हुआ रहेगा। जब मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है जैसे वॉशिंग मशीन, तो उसी समय वो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप फिक्स कर दिया जाएगा। मोबाइल में चिप फिक्स कर दिया जाता है इसी मदरबोर्ड में, लेकिन इसको मदरबोर्ड ना बोल के पीसीबी बोला जाता है, क्योंकि इसमें आपको ये नहीं मिलेगा, रैम नहीं मिलेगा, रोम नहीं मिलता। इसलिए मदरबोर्ड हम उसको बोलेंगे जहां आपको मेनली कंप्यूटर का जो बोर्ड होगा उसको हम बोलते हैं मदरबोर्ड, जहां आपको रैम, रोम, सीपीयू देखने को मिलेगा। लेकिन मोबाइल ये सब हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वॉशिंग मशीन हो गया, एसी जो हो गया, वहां पे आपको इंटीग्रेटेड चिप देखने को मिलता है, ठीक है ना, इंटीग्रेटेड चिप या जिसको आप बोल सकते हैं सीपीयू, तो उसको आप क्या कहेंगे, पीसीबी। अब आइए यहां से जो सवाल आपका पूछा गया था, मदरबोर्ड में आपने क्या देखा, ठीक है ना, मदरबोर्ड में आपने क्या देखा और पीसीबी में क्या देखा, आपने क्या चीज कॉमन है बताइएगा। देखिएगा मदरबोर्ड में आपने देखा सीपीयू देखा है, रैम लगा हुआ आपको मिलेगा, रोम लगा हुआ मिलेगा, बहुत सारे फैन भी आपको इसमें लगे मिलेंगे, हीट सिंक देखने को मिलेगा। पीसी में भी आपको सीपीयू देखने को मिल सकता है, इसमें आपको कुछ फैन देखने को मिल सकता है। तो दो चीज देखिए यहाँ पे कॉमन है, यानी आप क्या ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ऑल मदरबोर्ड, ठीक है ना, जितने भी मदरबोर्ड है ऑल मदरबोर्ड आर पीसीबी, ऑल मदरबोर्ड आर पीसीबी। लेकिन क्या सभी पीसीबी मदरबोर्ड हो सकता है, नहीं, सारे पीसीबी मदरबोर्ड नहीं हो सकते, क्योंकि मदरबोर्ड पीसीबी में क्या है, केवल सीपीयू और फैन ही है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं भाई। यानी कि आप ये लिख सकते हैं, यही आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या सभी मदरबोर्ड पीसीबी हो सकता है, तो बिल्कुल, क्योंकि मदरबोर्ड में देखिए सीपीयू आ रहा है, फैन भी आ रहा है, लेकिन सभी पीसीबी मदरबोर्ड नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें रैम और रोम रहेगा, ठीक, समझ में आया। तो ये पॉइंट आपको समझना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि यहां से आपका क्वेश्चन बनता है और बना भी है। मदरबोर्ड और पीसीबी के बीच के अंतर को समझिए। मदरबोर्ड मतलब क्या हो गया, जिसमें सीपीयू, रैम, रोम, फैन, सीमोस बैटरी, हीट सिंक, ये सारी चीजें लगे हुए रहेंगे। लेकिन जो पीसीबी होता है जो मैन्युफैक्चरिंग के समय ही बना दिया जाता है, इसमें मदरबोर्ड में आप कोई सारी चीज को चेंज भी कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन को बढ़ा घटा सकते हैं, रैम को, रोम को, लेकिन यहाँ पे फिक्स लगा दिया जाता है। जैसे कि टीवी का रिमोट हो गया, उसमें भी आपको ग्रीन कलर का प्लेट मिलता है जिसको आप पीसीबी कहते हैं। तो ऑल मदरबोर्ड आर पीसीबी, सारे मदरबोर्ड को आप पीसीबी कह सकते हैं, लेकिन सारे पीसीबी को आप मदरबोर्ड नहीं कह सकते। समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक चीजें बताइए, ठीक है। तो अब इसके आगे अब हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। सीपीयू क्या है अब आपको समझ में आ गया होगा, जो ऑलरेडी अब अभी मैंने आपको दिखाया भाई ये सीपीयू को, ठीक है ना, ये हो गया आपका सीपीयू, जो एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, एक चिप के फॉर्म में ये होता है, ठीक है।
तो चलिए यहाँ से चीज़ों को कल हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, पूरा मदरबोर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ नोट्स में कि यहाँ से मदरबोर्ड हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मदरबोर्ड के बारे में देखेंगे तो अदर नेम इसको क्या बोलते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहते हैं, या सिस्टम बोर्ड, या फिर ऑन बोर्ड के नाम से भी कहते हैं। ग्रीन कलर का होता है नॉर्मली। इसमें कई सारे हार्डवेयर कंपोनेंट रहते हैं। इसके ऊपर ही मैंने आपको दिखाया CPU है, रैम है, रोम है, हीट सिंक एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें है। अब इसमें जितनी भी चीज़ें लगी हुई, जैसे कि देखिए यहाँ पे एक एक चीज़ के बारे हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। जैसे कि देखिए CPU, जो मदरबोर्ड में CPU सॉकेट लगा है, कनेक्टर और इंटीग्रेटेड पेरिफेरल लगा है, इसका काम क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो पूरा मदरबोर्ड पढ़ लेंगे, देन फिर हम लोग SMPS के बारे भी पढ़ लेंगे, ठीक है ना, और हार्ड डिस्क के बारे भी हम लोग खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारा नोट्स लिखा हुआ है, हम इसको अपलोड भी कर देंगे एप्लीकेशन में। तो जो देखिए एकदम अच्छे से, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो चाहते हैं हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना, तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, और एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। कोई चीज़, कोई सवाल पूछनी है तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं इस नंबर से कॉन्टेक्ट करके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।